आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना। माँ मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे आकर ले जाओ। ये टेक्स्ट आपने सोशल मीडिया पर तैरते हुए अब तक देख ही लिया होगा, जिसके साथ एक खबर नत्थी थी। एक पूर्व मॉडल, एक्ट्रेस और कथित रसूखदार कानूनची परिवार की बहू दुषा शर्मा की आत्महत्या। वजह ससुराल में कलह, दहेज की मांग, माँ बाप से मदद की गुहार, माँ बाप की एडजस्ट करने की सलाह इत्यादि। अब देखिए, हमें पता है कि इस खबर को आप तक पहुंचाने में और इस पर बात करने में हम थोड़े लेट हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि किसी भी मामले को महज एक सनसनीखेज क्लिकबेटी तमाशा बनाने के बजाय उसकी संवेदनशीलता और उन अनछुए पहलुओं को पूरी बेबाकी से आपके सामने रखा जाए, जिसकी उम्मीद आप हमसे करते हैं। एक पूर्व जिला जज का घर, एक वकील पति और जांच में छोड़े गए इतने बड़े बड़े लूपहोल्स कि न्याय की पूरी प्रक्रिया ही कटघरे में खड़ी हो जाए। इस पूरी रिपोर्ट में हमारा मकसद सिर्फ इस घटना का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था और समाज से कुछ बेहद क्रिस्प और तीखे सवाल पूछना है। सवाल कि क्या न्यायपालिका या किसी अन्य पावरफुल गलियारों में बसे लोग अपने ऊपर रसूख का इतना तेल मल चुके हैं कि कानून के हाथ उन्हें पकड़ने में फिसल जाते हैं, प्रशासनिक जांचें उनके हिसाब से मुड़ जाती हैं। पूर्व जज साहिबा और कथित सास द्वारा मीडिया में आकर मृतका का चरित्र हनन करना क्या खुद को बचाने की एक सोची समझी साजिश है? और सबसे बड़ा और झकझोरने वाला सवाल कि शादी के बाद एक बेटी के लिए उसके अपने माँ बाप का घर हमेशा के लिए पराया क्यों हो जाता है? नमस्कार, खुरपेंच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं, तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। पूर्व मिस पुणे रह चुकी दुषा की शादी करीब 5 महीने पहले भोपाल के कटारा हिल्स के पॉश इलाके में रहने वाले समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। ये दोनों एक डेटिंग ऐप में पहले मिले थे। समर्थ पेशे से एक एडवोकेट है और उसकी मां गिरबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ठीक 1 साल पहले दोनों की सगाई हुई थी और 1 साल बाद उसी तारीख के आसपास दुषा की लाश ससुराल के छत से लटकी मिली। दुषा शर्मा मिस पुणे 2012 का खिताब जीतने वाली एक सफल मॉडल, अभिनेत्री और मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। कम उम्र में मॉडलिंग शुरू करके बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपना शानदार करियर बनाया। एक टीनेजर के रूप में मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई नामी ब्रांड जैसे डव और लॉरियल के लिए मॉडलिंग की और उनके विज्ञापनों तक में काम किया। दुषा ने 2 फिल्मों जरा संभल के और एक तेलुगु फिल्म मुगुरु मोनागुल्लू में एक्टिंग भी की। यह तेलुगु फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर को नया मोड़ देते हुए नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किया और मुंबई स्थित फ्लेवर पॉट फूड्स में करीब 6 साल तक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया। बाद में वह जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन DADB से भी जुड़ी, जहां उन्होंने कम्युनिकेशंस और ऑनबोर्डिंग मैनेजर के तौर पर काम किया। कुल मिलाकर दुषा शर्मा बिल्कुल एक ऐसी सफल महिला थी जैसा इस समाज में अन्य महिलाओं को शायद होना चाहिए। लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि दुषा की शादी के तुरंत बाद से ही उनके ससुराल से दहेज की मांग शुरू हो गई थी। एक फॉर्च्यूनर कार को लेकर दुषा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार बढ़ते दबाव के बीच दुषा ने अपने परिवार को मैसेज कर वहां से निकलने की गुहार भी लगाई, लेकिन बात एडजस्ट करने पर ही टलती रही और अंततः जो हुआ वह खबरों में आप देख ही रहे हैं। अब जैसे ही ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और शुरुआती जांच के सिस्टमैटिक लूपहोल्स पूरी तरह बेनकाब हो गए। एम्स भोपाल द्वारा की गई पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग यानी फांसी लगने से मौत बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि उसी रिपोर्ट में दुषा के शरीर पर ब्लंट फोर्स इंजरी मतलब गहरी चोट के निशान दर्ज हैं। उनके चेहरे पर खरोच थी, हाथों और कलाइयों पर नीले निशान थे और स्कैल्प यानी सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट पाई गई थी। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ आत्महत्या थी तो फंदे पर लटकने से पहले उन्हें ये चोटें किसने दी? पुलिस ने इन चोटों को हत्या या उकसावे के मजबूत सबूत के तौर पर क्यों नहीं देखा?
जिस जिम्नास्टिक रिंग रोप से तुषा के लटकने की बात कही गई, उसे तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्राइम सीन को सुरक्षित रखने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप इत्यादि की रिकवरी में जो ढिलाई बरती गई, क्या वह आरोपियों को सबूत मिटाने का समय देने के लिए थी? तुषा के परिवार का एक गंभीर और सनसनीखेज आरोप ये है कि घटना के अगले ही दिन यानी 13 मई को सास गिरिबाला सिंह के फोन से न्यायपालिका से जुड़े कुछ रसूखदार लोगों को कॉल की गई। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उन्हें भी कॉल किया गया। आखिर एक मौत के बाद सीसीटीवी वालों को कॉल करने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? तुषा के परिवार ने इन फोन नंबर्स की लिस्ट जारी करते हुए टावर लोकेशन, आईपी लॉग्स, व्हाट्सएप चैट और ईमेल कम्युनिकेशन को तुरंत सीज और सुरक्षित करने की मांग की है, लेकिन देरी तो तब तक खैर हो ही चुकी थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो इस मामले को और संदिग्ध बनाता है। इस फुटेज में तुषा मौत से कुछ देर पहले सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ जाती दिख रही हैं। उसके बाद के दृश्य में 3 लोग, जिसमें उनका पति समर्थ भी है, तुषा के शरीर पर फेल सीपीआर की 2 नाकाम कोशिशें करते दिख रहे हैं, जिसके बाद वो उनके शव को नीचे के माले पर ले जाते हैं। इसी फुटेज में उनकी सास गिरिबाला सिंह भी नजर आ रही है। सीसीटीवी वाले को कॉल करना और यह वीडियो अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या यह क्राइम सीन से सबूत मिटाने की कोशिश नहीं लगती? घटना के कई दिनों बाद तक 10,000 रुपए का इनामी मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस की पकड़ से फरार रहता है। वहीं कानून की अच्छी समझ रखने वाली पूर्व जज सास को आसानी से अग्रिम जमानत मिल जाती है। क्या यह सिस्टम की विफलता नहीं है कि एक रसूखदार परिवार कानून की खिड़कियों का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि शादी के 7 साल के भीतर अगर किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और परिवार या उसके किसी सदस्य पर दहेज प्रताड़ना का आरोप है, तो बीएनएस की धारा 80 के तहत मामला दर्ज होता है, जो कि एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जमानत पाना आरोपी का अधिकार नहीं है और पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन यही गेम हुआ, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि जमानत कभी नहीं मिल सकती, बल्कि ये कहता है कि जमानत देना पूरी तरह से कोर्ट्स डिस्क्रिशन यानी अदालत के विवेक पर निर्भर है। और मामला पूर्व जज साहिबा से जुड़ा है तो न्यायिक विवेक की क्या ही बात करना। पूर्व जज साहिबा को पता है कि एफआईआर की ड्राफ्टिंग में कहां छेद करना है, पुलिस की थ्योरी को कैसे कमजोर करना है और अदालत के सामने कौन से टेक्निकल तर्क जैसे उम्र, स्वास्थ्य और घटना के वक्त गैर मौजूदगी इत्यादि रखने हैं, जिससे जज को अग्रिम जमानत देने का आधार मिल जाए। वैसे भी न्यायिक विवेक आम आदमी के लिए थोड़ी है। खैर यही नहीं, जब कानूनी फंदा कसता दिखा तो रिटायर्ड जज सासू मां ने मीडिया के सामने आकर अपनी ही मृत बहू पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, सिंपली क्योंकि एक व्यक्ति अपने मानसिक दशा के कारण इस तरह का कदम ले और पूरा परिवार कटघरे में हो जाए। उसका जो पेपर्स है उसमें एंजाइटी लिखा है एंड ओलिज़ोप्रैम दिया है विच इज फॉर शिज़ोफ्रेनिया, बट बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब पीड़िता अपनी सफाई देने के लिए जिंदा ही नहीं है, तब उस पर ऐसे आरोप लगाना जांच को भटकाने का सबसे क्लासिक और घिनौना लूपहोल है। इसी अविश्वास के कारण मृतका के माता पिता को दिल्ली एम्स में दूसरे पोस्टमार्टम के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिस याचिका को महान विवेकशील अदालत ने रद्द कर दिया। मतलब आम पब्लिक के मुंह पर पक्षपात का तमाचा मारकर खिखिया लेने की जो क्वालिटी हमारी न्यायपालिका में है, उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि इन सबको साइड में रखिए, क्योंकि जब हम इस पूरे घटनाक्रम, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स और जांच की खामियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बेहद कड़वा, असहज करने वाला और मार्मिक सवाल उभर कर सामने आता है। आखिर तुषा शर्मा का कातिल है कौन? स्वयं की बोली लगाने वाला उनका दहेज लोभी ससुराल, यह पावरफुल लॉबियों की गोद में खेलता यह न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र, या फिर उसके अपने घर वाले? ये सवाल पूछना सबसे ज्यादा दर्दनाक, लेकिन इसे पूछे बिना यह रिपोर्ट अधूरी है। वो माँ बाप जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मिस पुणे बनने पर तालियां बजाई होंगी, लेकिन जब जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में उनकी बेटी ने मैसेज किया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उन्होंने उसे वहीं एडजस्ट करने को कह दिया। आत्महत्या पर गहरा अध्ययन करने वाले ब्रिटिश समाजशास्त्री एमाइल दरखाइम ने कहा था कि किसी भी आत्महत्या के लिए उसके आसपास का पूरा समाज जिम्मेदार होता है।
इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारे समाज में बेटियों को बचपन से ये जहर पिलाया जाता है कि डोली जहाँ जाती है वहां से अर्थी ही उठनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो किसी को ये कहते सुना होगा, और यदि आप महिला हैं तो संभवतः किसी ने आपसे ही कहा होगा। क्यों माता पिता अपनी ही बेटी को एक हिंसक माहौल में सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, खानदान की नाक कट जाएगी, या तलाकशुदा बेटी को समाज कैसे देखेगा। अगर दुशा के माता पिता ने समाज के खोखले तानों की परवाह किए बिना उसे तुरंत घर वापस बुला लिया होता तो क्या आज वो जिंदा नहीं होती। जरूरी क्या था, समाज क्या कहेगा या बेटी का जीवित होना। किसी ने इस दोगले समाज के सामने यह प्रश्न क्यों खड़ा नहीं किया कि माता पिता का घर शादी के बाद बेटी के लिए पराया क्यों हो जाता है। दुशा शर्मा की मौत कोई अकेली या पहली घटना नहीं है जो हमें हैरान कर रही है। अगर हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों और अलग अलग मीडिया सर्वे की हाल ही की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो एक बेहद खौफनाक, घिनौनी और शर्मनाक तस्वीर सामने आती है। भारत में हर साल लगभग 7,000 से 8,000 महिलाएं दहेज के उत्पीड़न और उससे जुड़े कारणों की वजह से ही अपनी जान गंवा देती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में हर घंटे में लगभग एक महिला दहेज की भेंट चढ़ रही है। घरेलू हिंसा के मामले तो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। मीडिया सर्वे और रिपोर्ट्स बताते हैं कि लगभग 30% से ज्यादा महिलाएं अपने ही घर में उन लोगों के बीच जिसे वो अपना परिवार कहती हैं किसी न किसी रूप से शारीरिक हिंसा या घोर मानसिक उत्पीड़न का शिकार हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि हर मामला सच्चा नहीं है, कुछ फर्जी मामले होते हैं, पर अगर इसके 10% मामले भी सच्चे हैं तो यह सामाजिक बीमारी छोटी नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामले सिर्फ अनपढ़ और पिछड़े ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुशा का मामला इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। वह खुद एक मॉडल और एक्ट्रेस थी, पढ़ी लिखी थी, उनका पति एक एडवोकेट है, उनकी सास एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। दरअसल सर्वे बताते हैं कि हाई प्रोफाइल और पढ़े लिखे परिवारों में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न और भी ज्यादा दबी हुई आवाज में होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हर पढ़ा लिखा परिवार ऐसा होता है, पर इन परिवारों में अधिकतर ऐसे मामले पाए गए हैं। वहां बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर एक पुरानी सड़ी गली मानसिकता का अंधेरा होता है। महिलाएं अपनी पहचान और परिवार की प्रतिष्ठा के डर से चुप रहती हैं, और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो उनकी वही अर्थी उस घर से बाहर आती है जो संभवतः इस कथित समाज की आकांक्षाओं को पूरा करती हो। दुशा शर्मा मामले की जांच फिलहाल चल रही है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन भी किया है। मीडिया और जनता के भारी दबाव के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार जागी है। CM मोहन यादव ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश करने की बात कही है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद पर बैठी गिरिबाला सिंह को पद से हटाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 के नियम 9(2) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर दुशा का ट्रेंड, जलती मोमबत्तियां, टीवी चैनलों पर बहस, ये दुख, ये आक्रोश कब तक है? संभावना है कि जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल चुका होगा। 2 देशों के मुखिया एक दूसरे को टॉफियां खिला रहे होंगे। खिलानी भी चाहिए, क्योंकि एक खबर से जनता भी बोर होती है कि करवाया जाता है पता नहीं, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है किसी को इस बात से कि अब दुशा शर्मा का नाम भी NCRB के उन 1000 नामों की श्रृंखला का हिस्सा ही होगा। 7001 से 8001। आपको पड़ता है फर्क? अगर पड़ता है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका खुरपेच।